हेलो, नमस्कार सभी को। मैं नितिका। आज का जो न्यू टॉपिक है राइस फिश कल्चर इन बिहार, ये लेके आई हूँ। बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें जब आपने सिलेबस देखा होगा उसमें एक टॉपिक ये भी है। स्पेशली ये टॉपिक बिहार बिहार को फोकस करके दिया गया है। वैसे ऑल ओवर इंडिया में भी राइस फिश कल्चर जो है वो बहुत प्रैक्टिस होता है। आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में भी ये कल्चर यूज होता है। उसके बाद फिर साउथ इंडिया में भी ये यूज होता है। मतलब कि जिस एरिया में लैंड सुटेबल है इसको लेके वहाँ पे ये जो प्रैक्टिस किया जाता है राइस फिश कल्चर। अब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में है कि जैसे आप जान रहे हैं कि घाघरा से लेके इधर महानदी तक का जो बेल्ट है नॉर्थ बिहार वाला, वो बहुत सारी नदियाँ हैं। वहाँ नदियाँ हैं तो वो नदी क्या करती है कि मीएंडरिंग करती है, अपना पाथ चेंज करती है। तो कुछ एरिया जो होता है वो जैसे लो लाइंग एरिया हो जाता है कि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है या मिट्टी कट जाने से। फिर जब जैसे बाढ़ का सीजन में वो मिट्टी काट दी, उसके बाद फिर जब वो जैसे जनवरी फरवरी का जब टाइम आता है तो वो नदियाँ बहुत सकरी हो जाती हैं, तो वो पतली हो जाती है। लेकिन जब वो अपने पीक सीजन में रहती है तो वो बहुत सारा एरिया कवर कर लेती है। इसी से जो है चौड़ और मन जैसे लो लाइंग एरिया जो है वो फॉर्म करते हैं। चौड़ और मन जो होता है वो आपको कहाँ देखने मिलेगा? मेनली ये समस्तीपुर वाला रीजन में देखने मिलेगा। ठीक, और समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया। ठीक, और फिर इसी सब रीजन में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, चौड़ और मन। अभी बिहार गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि चौड़ को जो है उसको मतलब फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए उसको डेवलप किया जाए। उसके बाद है क्या कि राइस फिश कल्चर, अब दोनों को तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तब ना कर रहा है। ये बहुत ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी है, बहुत पहले भी होता था। आपने बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा राइस की फील्ड वाला, इंडोनेशिया वगैरह में भी किया जाता है, चाइना में भी किया जाता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जिस तरह एजोला एनाबीना का एसोसिएशन होता है और लाइकेन वाला एसोसिएशन होता है, सेम उसी तरह राइस फिश कल्चर में भी एसोसिएशन है। और फिर है इंडिया जो है राइस और फिश दोनों का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये जो पॉइंट है ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया जो है राइस एंड फिश का दोनों का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और सबसे ज़्यादा ये राइस का प्रोड्यूसर कौन है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इन्वायरमेंट को ये बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मीथेन जो रिलीज़ होता है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, वो सबसे ज़्यादा रिलीज राइस फील्ड से ही होता है। ठीक, इससे हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि फिश रहेगी तो उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो मीथेन कम रिलीज होगा। उसके बाद है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब राइस फील्ड से एक तो आप राइस ले रहे हैं, फिर फिश भी ले रहे हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, मतलब फूड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है। एक से आप दो चीज़ ले रहे हैं उसी फील्ड में। और फिर मैं इसका आगे टाइप्स बताती हूँ, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। फिर है नेक्स्ट है प्रॉब्लम विथ राइस एंड प्रॉब्लम विथ फिश। देखिए, अब सिर्फ जब आप सिर्फ राइस का कल्टीवेशन करते हो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगा। देखिए, राइस को सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, 5 सेंटीमीटर वाटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए राइस के फील्ड में। ठीक, एक्सेप्ट हार्वेस्टिंग टाइम। मोनोकल्चर प्रैक्टिस है, हर मतलब राइस मतलब कंटिन्यू ईयर बाय ईयर राइस लगा रहे हैं, मोनोकल्चर होता है। उससे सॉइल जो है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाता है एक लेयर। जैसे राइस जो है वो टॉप लेयर वाली फसल है, तो उसे टॉप लेयर का जो न्यूट्रिएंट है हर साल ही आप लगाइएगा तो उससे टॉप लेयर का तो न्यूट्रिएंट चला जाएगा। ठीक, उसको किसी दूसरे जो कि डीप जाते हो, जो जिनका रूट, जिस फसल का रूट डीप जाता हो उसको लगाना चाहिए। और क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बताया मैंने, मीथेन ये रिलीज़ करता है, सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज़ करता है। ये है प्रॉब्लम राइस के साथ। ठीक, वाटर हमेशा चाहिए होता। अगर हम आप कोई भी सोचिए, कोई भी अगर इंसान है
मतलब इंसान या फार्मर है जो भी है, ठीक, वो राइस की फील्ड में अगर ऐसे तो वाटर अवेलेबल है हमारे यहाँ, ठीक, जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो किसी अदर सोर्स से इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि बोरिंग वगैरह से इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, उसमें उसका खर्चा आता है, डीजल वगैरह। अब इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गया, लेकिन बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी अभी भी खेतों में नहीं पहुँचा है, तो उस एरिया में वो फार्मर क्या करता है, उसका कॉस्ट पड़ता है, लाइक ये इरिगेशन में उसको कॉस्ट पड़ता है। अब देखिए वो पानी अवेलेबल है ही उस फील्ड में, क्यों ना उसमें फिश डाल दिया जाए, ऐसे मेरा फिश भी ग्रो कर जाएगा और राइस का राइस भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिश के साथ देखिए प्रॉब्लम क्या, तो फिश में एक तो होता है आपको फीड का कॉस्ट, जो वो खाना खाती है, ठीक, वो आपको भोजन का इंतजाम उसका करना पड़ेगा। उसके बाद सस्टेनेबल सूटेबल लैंड चाहिए उसके लिए। सूटेबल लैंड का मीन आप ऐसे प्लेन एरिया में फिश कल्चर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए गड्ढा चाहिए होगा, ठीक, मतलब लो लाइंग एरिया होना चाहिए। थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कि मतलब कि चारों बगल से ढंग से हो थोड़ा सा, जो कि फिश अच्छे से रह जाए, भागे नहीं, और बगल में कोई और गड्ढा ना हो, मतलब कि इस गड्ढे से फिश उस गड्ढे में भी चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको थोड़ा सा उसका लैंड प्रिपेयर करना पड़ेगा फिश कल्चर के लिए। उसके बाद यूथॉर्फिकेशन जो होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस में अवेलेबल हो जाने, यूथॉर्फिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे फिश है, ठीक, फिश खाई, उसका जो वेस्ट होता है, ठीक, वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है। अगर वो वेस्ट न्यूट्रिएंट रिच उसी वाटर में रहा, वहाँ पे एल्गी, ठीक, और इंसेक्ट पे इसका वहाँ अटैक होना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिएंट वाला उसका जो वाटर होता है ना, वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो अब कोई भी अदर्स इंसेक्ट वगैरह है, ये एल्गी है, ठीक, फंगल है, वो सब वहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो करने लगा, क्योंकि वो उसको वहाँ पे भोजन मिल रहा है। इसलिए ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है फिश कल्चर के साथ। और इसका देखते हैं अब टाइप्स क्या होता है। एक तो होता है इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया एक ही फील्ड में राइस और फिश दोनों एक साथ करना। मतलब कि जैसे इस डायग्राम में आपको देखिए बताया गया है, जैसे ये है ना, ये फील्ड है, ये ग्रीन वाला ये राइस फील्ड है, ठीक, और ये ब्लू वाला जो है, ठीक, ये साइड नाला टाइप का होता है ना ड्रेनेज के लिए, वो बनाया गया है कि जो राइस फील्ड जो है, राइस फील्ड में जो भी मछली होगी, ठीक, जब वाटर हम हार्वेस्ट की टाइम पानी निकालने लगेंगे, तो ये मछली जो है ना इस नाले में चली जाएगी, और ये नाला, एक मिनट, और ये नाला कनेक्ट होगा फिर ये बड़े वाले पॉन्ड से, मतलब थोड़ा बड़ा पॉन्ड मीडियम साइज का, इससे कनेक्ट हो, मतलब कि इससे भी सारी मछलियाँ सारी इसमें आ जाएगी, ठीक हो गया। मैंने राइस का राइस भी ले लिया, मछली हमारी एक जगह पे आ गई। फिर नेक्स्ट सीजन जब हम लगाएंगे, जब कभी भी लगाएंगे, जैसे इसमें डाला, इधर से होते हुए फिर ये इधर भी चली जाएगी। वो पानी जब ड्रेन करने लगते हैं ना, तब मछली का जो है, मछली को हम लोग निकालते हैं। उसके बाद एक अल्टरनेट वाले में क्या होता है, जैसे एक साइड आपने ये लगाया, मतलब कि फिश कल्चर किया, उसके बगल में या दूसरे सीजन में, ठीक, ये राइस किया, राइस की फार्मिंग की। दोनों के केस में क्या होता है, जैसे बिहार में जो हो रहा है, बिहार में होता है अल्टरनेट वाला भी नहीं, वो साइड बाय साइड होता है, मतलब कि बगल में पैडी का फील्ड है और बगल में ही चौड़ और मन वाला इलाका है, ठीक। तो चौड़ और मन में जो फिश फार्मिंग करेंगे हम, उसका जो वाटर है, मतलब पॉन्ड वाला जो वाटर है, जिसमें फिश का जो वेस्ट है वो है, ठीक, वो वाटर न्यूट्रिएंट रिच होता, तो उससे हम इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे राइस फील्ड को, ताकि राइस वाला जो फील्ड है उसमें हमको केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह नहीं देना पड़े, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अल्टरनेट वाले में होता है पहले एक साल या एक सीजन ये किया राइस की फार्मिंग, फिर अनदर सीजन हमने फिश फार्मिंग उसी प्लॉट पे किया, क्योंकि वाटर तो हमेशा अवेलेबल रहता है राइस वाले फील्ड में।
और फिर नेक्स्ट है फिश फार्मिंग एंड राइस फार्म। देखिए, एक हमारे पास फिश का फार्म है और एक हमारे पास राइस का फार्म है, ठीक। अब फिश फार्म से क्या बेनिफिट होगा राइस वाले फार्म को? अब फिश जो है वो न्यूट्रिएंट देगी ना, उसका जो यूथॉरिफिकेशन वाला जो केस है वो आ जाएगा, कि उसका जो वेस्ट होता है वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है, वो राइस फार्म में जाएगा। तो राइस को जो NPK जो हम केमिकल फर्टिलाइजर देना पड़ता है वो हमको राइस फील्ड में नहीं देना पड़ेगा, वो उससे ही और ये कोई ऐसे सपोज वाला केस नहीं है, ये प्रैक्टिकली ये होता है। और इसमें जो राइस का जो पैदावार है वो बहुत बढ़ भी गया है, ये समस्तीपुर वाले रीजन में ऐसा अभी प्रैक्टिस किया जाता है। तो वहाँ पे हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब कि ट्रेडिशनल वाले मेथड से ज़्यादा हार्वेस्ट होता है। उसके बाद देखिए और फिश फार्म क्या देगी, अब ये ऑक्सीडेशन करवा देगी, मीथेन कम रिलीज होगा, और फिर जो इंसेक्ट पेस्ट रहेगा राइस वाले फार्म में, ठीक, उसको भी खा जाएगी फिश, है ना। फिश का फीड भी हो गया, उधर से इंसेक्ट पेस्ट भी खा ली। और क्या करेगी, और हाँ वीट कंट्रोल। देखिए बहुत सारी मछली ऐसी होती है जो कि घास खाती है, ठीक, तो वो वीट को भी कंट्रोल करेगी। और फिर है फूड डाइवर्सिफिकेशन होगा, जैसे फिश और राइस दोनों हम लगाएंगे तो इससे होगा कि फूड में एक चीज़ पे आप डिपेंड नहीं, अदर सोर्स भी है, आपको खाना है तो खाने के लिए अदर सोर्स भी है, जैसे फिश हो गया, राइस है, और भी अदर सोर्स। जैसे हम लोग कहते हैं राइस और वीट का मोनोकल्चर प्रैक्टिस से बचना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कभी कुछ लेज्यूम वाला क्रॉप लगा दिया, कभी कोई और क्रॉप लगा दिया, तो फूड डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राइस फार्म से फिश को क्या बेनिफिट होगा, राइस फार्म में वीट है, उसको फीड मिल जाएगा, इंसेक्ट पेस्ट है, फिश को फीड मिल जाएगा, मतलब दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है यहाँ पे भी। बस और तो कुछ नहीं है। अब देखिए, एक बेनिफिट हो गया आपका फूड डाइवर्सिफिकेशन, इनकम जनरेशन हो गया, ठीक, वीट कंट्रोल हो गया, और फिश जो है वो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन जो कि राइस फील्ड में प्रेजेंट होता है उसको खाता है। बस इतना ही है, इतना ही। आप अगर सब्जेक्टिव वाला पेपर है तो इसको आप अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे है दोनों का, ठीक, क्या एक दूसरे से बेनिफिट है, और थोड़ा इस तरह का डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा तो एग्जामिनर थोड़ा अट्रैक्ट होता है। और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी आप मार सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन तो ऐसे जनरली मिलेगा नहीं क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, ठीक, क्योंकि बिहार स्पेशली बिहार पे ऐसे जनरल आपको राइस फिश कल्चर पे आपको टॉपिक मिल जाएगा इंडिया वाले, मतलब कि होल कंट्री के। लेकिन स्पेशली अगर आप बिहार वाला जाएगा ये एक टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो वगैरह मिल जाएगा, ठीक, आपको देखना है तो 2-4 वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और तो कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है राइस फिश कल्चर इन बिहार। थैंक यू।